गुड आफ्टरनून बच्चों, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं और चैप्टर का लगभग एंड पोर्शन में हम पहुंच चुके हैं। कल हमने मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक देखा था जिसमें एलाइसा, पीसीआर और डीएनए हाइब्रिडाइजेशन ये तीन तरीके देखे थे जिसके थ्रू आप अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज कर सकते हैं, राइट। उसके आगे बढ़े तो हमारे पास एक और टॉपिक है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं? कोई भी एनिमल बेटा जिसका आप जीन क्या किए, मैनिपुलेट किए, मॉडिफाई किए हो, उसमें कुछ एक एक्स्ट्रा जीन बाहर से डाले हो एक्सप्रेस करवाने के लिए, तो वो जो एनिमल जिसमें आप जीन डाले हो उसको अपन क्या बोलेंगे? ट्रांसजेनिक एनिमल बोलेंगे, है ना। अब देखो क्या है, एनिमल्स दैट हैड देयर डीएनए मैनिपुलेटेड, एनिमल्स जिनका डीएनए मैनिपुलेटेड है टू पोजेस मतलब उनके पास रहे, एंड एक्सप्रेस एक्स्ट्रा फॉरेन जीन, एक एक्स्ट्रा फॉरेन जीन उसके पास है और वो उसको एक्सप्रेस कर रहा है, उसी एनिमल को आप क्या बोलोगे? ट्रांसजेनिक एनिमल बोलोगे, है ना। क्या बोलोगे? ट्रांसजेनिक एनिमल्स बोलोगे। क्लियर? अब हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स तो आप कैसे बना सकते हो? आरडीएनए टेक्नोलॉजी यूज करके, वही प्लाज्मिड में क्लोन करना है, जीन जो डालना है डाल दो, है ना, ऐसे बन जाएगा। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन कौन से अभी तक बनाए हैं? तो ट्रांसजेनिक रैबिट बना चुके हैं, ट्रांसजेनिक पिग बना चुके हैं, ट्रांसजेनिक माइस, ट्रांसजेनिक काऊ, सीप, ऐसे ट्रांसजेनिक फिश, है ना, ऐसे कई एनिमल एक्सेट्रा, बहुत सारे एनिमल ऐसे ट्रांसजेनिक हम बना चुके हैं, है ना, फॉर डिफरेंट पर्पस, स्टडी पर्पस से बना है, रिसर्च पर्पस से बना है, लेकिन ऐसे कई सारे एनिमल्स हमने क्या किया है? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए भी बनाए हैं। तो ऐसे कई सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स हम बनाए हैं। क्लियर है? और जितने इसमें आप जो देख रहे हो अभी तक जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल बने हैं, तो सबसे ज्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल कौन है अगर पूछते हैं तो 95% ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस, है ना, चूहा। 95% क्या है? माइस है ट्रांसजेनिक एनिमल। बाकी जो 5% बचे वो सीप, रैबिट, फिश ये सब हो गए। माइस सबसे ज्यादा, क्योंकि रिसर्च पर्पस में हम माइस यूज करते हैं ज्यादातर, ठीक है, क्योंकि बहुत ह्यूमन से लगभग होमोलॉगस जैसा होता है, लगभग सेम होता है, तो हम माइस को ऐसे रिसर्च पर्पस स्टडी करते हैं, माइस को ऐसे मॉडल ऑर्गेनिज्म स्टडी करते हैं। कोई भी डिजीज ह्यूमन का हमको स्टडी करना है तो हम ह्यूमन पर डायरेक्ट थोड़ी ना करते हैं, पहला हम स्टडी कहाँ करते हैं? एक एनिमल मॉडल में करते हैं, और वो एनिमल मॉडल जनरली क्या होता है बेटा? माइस होता है। तो इसीलिए माइस सबसे ज्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल आज तक बनाया गया, राइट। आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्यों बना रहे हैं, इससे क्या यूज करना है अपने को, ठीक है। तो देखो पहला यूज है आपके पास नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडी। ये 6 पॉइंट आपको दिया हुआ है, 5 पॉइंट दिया हुआ है, इस पांचों पॉइंट को याद रखना है। डिटेल में आपको क्या है, इसका मतलब क्या है वो आपको मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। तो नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडी, तो आपके पास 50,000 जीन्स है, 25,000 30,000 जीन्स है। अब इस जीन का जैसे हम बताया कल, इंसुलिन जीन का क्या फंक्शन है? ब्लड ग्लूकोज को लेवल कम करता है, सही है, डायबिटीज नहीं होने देता है, ब्लड ग्लूकोज को कम करता है पोस्ट मील, है ना, खाना खाने के बाद जो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है उसको कम करने का काम इंसुलिन का। कैसे पता चला इंसुलिन जीन हमारे अंदर है? क्या बॉडी के अंदर हम झांकने गए थे? नहीं, है ना। कैसे पता चला? हमने टेस्ट किया। कैसे टेस्ट किया? हमने ट्रांसजेनिक माइस लिया। आप समझो एक इंसुलिन जीन है, मान लो एग्जांपल के लिए, आप इंसुलिन जीन कुछ एक ऐसा जीन डाल दो बाहर से जो इंसुलिन जीन के काम करवाना बंद कर दे। क्लियर? एक जीन आपने ऐसा डाला कि इंसुलिन जीन जो अंदर में है, जो काम कर रहा था, वो काम करना बंद कर दिया। अब काम करना बंद किया तो उससे क्या समझ में आएगा? काम करने बंद करने से आप चेक करोगे क्या क्या बदलाव आया उसके मेटाबॉलिज्म में, उसके बायोकेमिस्ट्री में, उस ऑर्गेनिज्म में क्या क्या चेंजेस आए जब वो जीन को हमने बंद करवा दिया। शायद अब बंद करने से जो चेंजेस आए हैं, इट मींस शायद वो जीन वो सब चेंजेस को रेगुलेट कर रहा था, वो करवा रहा था, और जब वो जीन को हमने बंद करवा दिया तो वो काम करने बंद हो गए। इसका मतलब ये जीन ये वाला काम करता है, इसका फिजियोलॉजी में ये रोल है। आपको समझ में आया? इसका दूसरा तरीका देखो, आप क्या करो, इंसुलिन जीन को ओवर एक्सप्रेस करवा दो, ज्यादा बढ़ा दो एक्सप्रेशन उसका। क्या करो, कुछ ऐसा जीन डालो, है ना, कि उसका एक्सप्रेशन क्या हो जाए? बढ़ जाए। एक्सप्रेशन बढ़ने से क्या होगा? इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा ही कम हो जाएगा। तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा ही कम हो गया, मतलब ग्लूकोज को कंट्रोल कौन कर रहा था? इंसुलिन कर रहा था,
ठीक है। तो ऐसे कई प्रकार के जीन, जितने भी जीन्स हैं उनका क्या फंक्शन है, उनका रोल क्या है बॉडी में, उनका फिजियोलॉजी, नॉर्मल फिजियोलॉजी जैसे हम अभी नॉर्मली हैं, तो हमारे अंदर ये जीन्स क्या परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सा जीन कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसके लिए टेक्निक क्या है। आप माउस मॉडल, एक माइस मॉडल, ट्रांसजेनिक माइस ले लो, उसमें आप क्या करो, जीन को मॉडिफाई कर दो, या तो उसको आप ज्यादा एक्सप्रेस करवा दो, या तो उसको कुछ एक ऐसा जीन डालो जिसका एक्सप्रेशन उसका क्या हो जाए, कम हो जाए, और कम होने के बाद उससे क्या क्या चेंजेस आया वो नोटिस करना है, वो रिकॉर्ड करना है। जो जो चेंजेस आएगा दैट इज इट मींस दैट जीन वाज कंट्रोलिंग दैट पर्टिकुलर फंक्शन। तो नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट स्टडी करने के लिए हम ये यूज करते हैं, किसको, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। आगे देखते हैं स्टडी ऑफ डिजीज, है ना, स्टडी ऑफ डिजीज। बहुत सारे डिजीज हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्जाइमर डिजीज, पार्किंसन डिजीज, ये सभी डिजीज, जितने भी डिजीज हैं, क्या इनको हम डायरेक्टली ह्यूमन पे स्टडी करते हैं? जो ये डिजीज के लिए अलग अलग दवाई आ रहा है, क्या हम ये दवाई, जितना भी दवाई बना है मार्केट में, क्या सब ह्यूमन पर पहले ट्राई किया गया? नहीं, सेम टू सेम जैसा डिजीज कंडीशन है, जो भी जीन के म्यूटेशन के कारण हुआ है या फिर जो भी प्रोटीन काम नहीं करने के कारण जो डिजीज हुआ है, सेम कंडीशन हम कहाँ बनाते हैं, माइस में बनाते हैं। सेम कंडीशन ट्रांसजेनिक माइस बनाते हैं, उसका भी जीन ऊपर नीचे कर देंगे, उसका भी जीन म्यूटेशन करवा देंगे, जैसा ह्यूमन में डिजीज हुआ है, जिस कारण से हुआ है, सेम कंडीशन कहाँ बना देंगे, माइस में बना देंगे। उसके बाद आप क्या करो, अलग अलग उसको डिजीज को आप टेस्ट करो, है ना, उस डिजीज को स्टडी करो कि और कौन से, ये वाला जीन खराब होने से और कौन से जीन में प्रभाव पड़ा, किसका प्रोटीन का एक्सप्रेशन कम हो गया, किसका बढ़ गया, ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए बनना कम हुआ, ज्यादा हुआ, ऐसा अलग अलग चीजें आप क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो डिजीज के बारे में। क्लियर है? तो वो अपन ह्यूमन में नहीं करते बेटा, वो कहाँ करते हैं, एक मॉडल ऑर्गेनिज्म में करते हैं। और मॉडल ऑर्गेनिज्म इस कंडीशन में जनरली क्या होता है, ट्रांसजेनिक माइस होता है, जिसमें आपने एक नॉर्मल माइस में आपने सेम कंडीशन माइस में बनाया। कैसे? आरडीएनए टेक्नोलॉजी यूज करते हो। क्लियर है? तो स्टडी ऑफ डिजीज के लिए यूज कर सकते हैं। तीसरा नंबर है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए बहुत सारे डिजीज है बेटा जिसमें आपको बायोलॉजिकल प्रोडक्ट लगता है, और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को बनाना इज वेरी कॉस्टली, बहुत कॉस्टली होता है, इकोनॉमिकल नहीं है, बहुत कॉस्टली होता है ना। ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी से जो इतना बड़ा बड़ा बना रहे हैं, ये कॉस्टली प्रोसीजर है, ये सस्ता में नहीं बनता है। क्लियर है? तो कॉस्टली प्रोसीजर, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जो हम कॉमन डेली यूज में जैसे फूड्स लाइक मिल्क, है ना, बनाना, जो रेगुलर हम कंजप्शन करते हैं, अगर उसी में हम अगर कुछ विटामिन प्रोटीन एक्सप्रेस करवा दें, कोई जीन एक्सप्रेस करवा दें, तो हमको रेगुलर फूड में भी वो दवाई के रूप में बायोलॉजिकल प्रोडक्ट मिल जाएगा और वो सस्ता पड़ेगा। सही बात? क्लियर? एग्जांपल देखते हैं, एनिमल एक्सप्रेसिंग, है ना, एनिमल एक्सप्रेसिंग हमने क्या किया है, हमने कई ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए जो एक्सप्रेस कर रहे हैं। एग्जांपल के लिए अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, एक एंजाइम है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ये एंजाइम यूज करते हैं हम ट्रीटमेंट के लिए। किस ट्रीटमेंट के लिए? एम्फाइज्मा। एम्फाइज्मा एक कंडीशन है बेटा, रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग इन एक्सचेंज बोल के क्लास 11 में हम चैप्टर पढ़ते हैं, वहां ड्यू टू स्मोकिंग एल्वोलाई वॉल आपका क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, और उसके कंडीशन से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाता है। उस डिसऑर्डर को हम बोलते हैं एम्फाइज्मा। एल्वोलाई क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, उनका वॉल डैमेज हो जाता है, उसके कारण रेस्पिरेटरी ब्रीथिंग इशू आ जाता है ना, गैस एक्सचेंज में डिफिकल्टी होता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एम्फाइज्मा। और इसको ट्रीटमेंट करने के लिए क्या चाहिए, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। आप अलग से अल्फा एंटीट्रिप्सिन बनाओ, उससे एक ऐसा एनिमल बना लो, ट्रांसजेनिक एनिमल बना लो, जिसका प्रोडक्ट में चाहे वो मिल्क हो, चाहे कुछ दूसरा कुछ प्रोडक्ट हो, उसमें क्या बने, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन बनते रहे। ऐसा हमने एनिमल बनाया है। तो आपको ये ऑप्शन याद रखना है कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, हमने ऐसा एक एनिमल बनाया है जिसमें अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एक्सप्रेस होता है, और वहां से हम ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन लेके एम्फाइज्मा ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। क्लियर है? आरडीएनए टेक्नोलॉजी यूज करके बनाया। दूसरा, ऐसे ही सिमिलर अटेम्प्ट्स, एनसीईआरटी आपको बता रहा है बेटा कि ऐसा ही तरीका और भी अपनाया जा रहा है कि ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए जिसमें प्रोडक्ट एक्सप्रेस हो, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट एक्सप्रेस हो, किसके ट्रीटमेंट के लिए। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक डिजीज है ना, इंटेस्टाइनल में म्यूकोसा क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है, म्यूकस लेयर, म्यूकस होता है ना बेटा, श्लेष्मा जो लिक्विड होता है अंदर, श्लेष म्यूकस जो गले में भी होता है, वो इंटेस्टाइनल लेयर में पतला म्यूकस जनरली कैसा होता है, थिन होता है। एक कंडीशन होता है जिसमें म्यूकस बहुत थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, आपके पाइप को ब्लॉक कर सकते हैं, उस डिजीज को बोलते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस।
और एक डिजीज आप पढ़े थे जेनेटिक्स चैप्टर में, जेनेटिकल डिसऑर्डर है फिनाइलकीटोयूरिया। एक एंजाइम था, आपको उस चैप्टर में बताया था फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ये एंजाइम म्यूटेशन होने से काम नहीं करता है और काम नहीं करने से ये डिजीज हो जा रहा था फिनाइलकीटोयूरिया, है ना। वहां आपको इसको प्लियोट्रॉपी में बताया था, सही बात है ना। तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, ऐसा ही अटेम्प्ट ट्राई कर रहे हैं, ऐसा कोशिश में लगे हुए हैं कि हम ऐसा एक ट्रांसजेनिक एनिमल बनाएं जिसके प्रोडक्ट में हमको कुछ ऐसा फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम मिल जाए और सिस्टिक फाइब्रोसिस को ट्रीटमेंट करने के लिए भी कुछ एंजाइम्स बायोलॉजिकल प्रोडक्ट मिल जाए, ऐसा अटेम्प्ट कर रहे हैं, है ना। अभी तक बताया नहीं है कि कौन सा प्रोडक्ट है, अटेम्प्ट किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा 1997 में बेटा हमने एक ट्रांसजेनिक काऊ बनाया, है ना। काऊ से हमको क्या मिलता है, मिल्क मिलता है। अब ट्रांसजेनिक काऊ बनाया, उसमें उस काऊ में हमने एक जीन डाल दिया लेक्ट एल्बुमिन का। और लेक्ट एल्बुमिन क्या है, ह्यूमन प्रोटीन है, वो काऊ का प्रोटीन नहीं है, ह्यूमन प्रोटीन है लेक्ट एल्बुमिन। इस प्रोटीन का जीन को हमने कहां डाल दिया, काऊ के मेमोरी ग्लैंड में डाल दिया। अब काऊ जब मिल्क बनता है तो साथ साथ में लेक्ट एल्बुमिन जो हमारा जीन है बेटा वो भी एक्सप्रेस होता है और काऊ के मिल्क में हमारा भी प्रोटीन आ रहा है, कौन सा, लेक्ट एल्बुमिन, ह्यूमन लेक्ट एल्बुमिन, ह्यूमन प्रोटीन, ठीक है। तो काऊ के मिल्क जो हो गया, क्या हो गया आपके साथ में, मतलब ह्यूमन लेक्ट एल्बुमिन भी आ रहा है। तो अब ये ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू हो गया इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ज्यादा न्यूट्रिशन मतलब आपको पोषक तत्व ज्यादा मिल रहा है इससे, नॉर्मल नेचुरल काऊ मिल्क से ज्यादा मिल रहा है। और ये बेबी फीड करने में जो बच्चों को हम दूध पिलाते हैं तो मदर्स मिल्क इज द बेस्ट मिल्क, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। बट समटाइम्स मदर्स मिल्क नहीं दे पाते हैं, कुछ कंडीशन ऐसे आते हैं, मदर्स नहीं है या फिर बहुत सारे कंडीशन आते हैं, तो बच्चों को गाय का दूध पिलाते हैं नॉर्मल। तो उस कंडीशन में गाय का दूध में उतना न्यूट्रिशन नहीं है, लेकिन उतना नहीं है जो ह्यूमन के मदर में था। तो आप क्या कर सकते हो, ये वाला मिल्क यूज कर सकते हो जिसमें ह्यूमन लेक्ट एल्बुमिन एक्सप्रेस हो रहा है, जो कि मोर न्यूट्रिशनल है नेचुरल काऊ मिल्क से। नेचुरल काऊ मिल्क से ज्यादा न्यूट्रिशनल है कंपेयर टू नेचुरल काउस मिल्क। तो इंस्टेड ऑफ अगर मदर्स मिल्क नहीं मिल पा रहा है तो आप ये इस टाइप का ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट से बना हुआ मिल्क यूज कर सकते हो। क्लियर है, कितना एक्सप्रेस हो रहा था, डाटा दिया हुआ है, आपको याद करना है 2.4 ग्राम पर लीटर, है ना। 2.4 ग्राम पर लीटर, 1 लीटर में 2.4 ग्राम ह्यूमन लेक्ट एल्बुमिन एक्सप्रेस हो रहा था। प्रोटीन का नाम क्या है, आई बिलीव ये आपको कट रहा होगा आपके स्क्रीन में, प्रोटीन का नाम है ह्यूमन लेक्ट एल्बुमिन, है ना। ह्यूमन लेक्ट एल्बुमिन 2.4 ग्राम पर लीटर काऊ में एक्सप्रेस कराए। और ट्रांसजेनिक काऊ, पहला ट्रांसजेनिक काऊ जो बनाया था हमने उसका नाम था रोजी, है ना, रोजी नाम था उसका। क्लियर है, तो आपको सिंपली याद करने के लिए आप जो भी गाय देखते हो, आपके घर के पास जो भी गाय आता है उस गाय का नाम रोजी रख लो, आप याद हो जाएगा आपको, है ना, कि इसमें लेक्ट एल्बुमिन एक्सप्रेस होता है, ये ट्रांसजेनिक काऊ है, रोजी नाम है, ठीक है, क्वेश्चन आएगा, बन जाएगा। क्लियर, आगे देखते हैं। तो 3 आप देखे, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट देखे, है ना। उसके बाद आप देखे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स भी देखे और स्टडी ऑफ डिजीज। 3 तरीका देखे कि जिससे आपको ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज करके आपको बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा 4th नंबर वेरी इजी फॉर स्टडीइंग वैक्सीन सेफ्टी। वैक्सीन सेफ्टी के लिए आप इसको टेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो जब भी कोई वैक्सीन बनता है बेटा, तो वैक्सीन क्या डायरेक्टली मार्केट में भेज देते हैं क्या ह्यूमन में अप्लाई करने के लिए, नहीं। तो जब भी कोई वैक्सीन बना तो उसको पहले माइस में टेस्टिंग करते हैं कि उसका क्या इफेक्ट है, क्या वो ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, कोई नुकसान तो नहीं है, किसी दूसरे ऑर्गन में अफेक्ट तो नहीं कर रहा है। ऐसे पूरे साइड इफेक्ट देखेंगे और उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी देखेंगे, क्या उससे आपका मेमोरी सेल बना, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ, है ना, और क्या वो पैथोजन के अगेंस्ट काम कर पा रहा है वैक्सीन। ये सभी फैक्टरों को देखेंगे और जब देखेंगे कि हाँ इसका बेनिफिट ज़्यादा है और साइड इफेक्ट बहुत कम है, तब जाके इसको माइस में स्टडी करने के बाद फिर ह्यूमन में ट्राई करते हैं, छोटे नंबर में, वॉलंटियर्स 100 पीपल में ट्राई करेंगे, वॉलंटियर्स बोलते हैं, है ना, जो इच्छा से आते हैं हाँ हम पे ट्राई कर लो, ठीक है। उनको पेमेंट दिया जाता है, ऐसा नहीं कि फ्री में आके बस इंजेक्शन लगा ले, ट्रायल दे रहे हैं, उनको उसके पहले कंपनसेट दिया जाता है उनको, है ना।
तो ह्यूमन ट्रायल के बाद फिर उसको एक छोटे पॉपुलेशन में ट्राई करते हैं, और जब छोटे पॉपुलेशन में रिजल्ट अच्छा आता है तो फिर एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी को पूरा डाटा देते हैं, फिर वो कंपनी क्या करेगा, एजेंसी क्या करेगा, रिपोर्ट देख के उसको मार्केटिंग करने के लिए परमिशन मिलेगा, तब जाके मार्केट में आता है तब, राइट। तो वैक्सीन का सेफ्टी मतलब उसके साइड इफेक्ट तो नहीं है, किसी और ऑर्गन को अफेक्ट तो नहीं कर रहा है, डेट्रीमेंटल इफेक्ट तो नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन, नो साइड इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट ज्यादा है, ये सब स्टडी कहाँ होता है, माइस में होता है ना। तो ट्रांसजेनिक माइस, ट्रांसजेनिक एनिमल्स में ये सब स्टडी होता है। तो वैक्सीन सेफ्टी के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर, आगे देखते हैं। वैसे ही केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, वैक्सीन तो क्या हो गया, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हो गया, केमिकल्स आप इतने सारे जो मेडिकल में ड्रग्स मिलते हैं, पैरासिटामोल से लेके दुनिया भर के ड्रग्स आते हैं, ये सब क्या है, केमिकल है। ये सब केमिकल मार्केट में आए कैसे, इनको पहले बनाया गया, फिर टेस्टिंग किया गया। टेस्टिंग कहाँ किए, पहले सेल में किए, लैब में। सेल में टेस्टिंग से जो रिजल्ट आया, अच्छा रिजल्ट आया, मान लो कि आपके पास 10 केमिकल है, ठीक है, और आप टेस्ट कर रहे हो कि कुछ भी डिजीज के लिए आप क्या कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो। उस 10 में से आपने देखा लैब में सेल के लेवल पे, जो सेल आप लैब में ग्रो कर रहे हो, उसमें 10 में से 5 ऐसे दवाई है जिन्होंने अच्छा काम किया। तो उन 5 को आप क्या करोगे, फिर माइस में टेस्टिंग करोगे, चूहा में देखोगे रिपोर्ट, वहां कैसा रिपोर्ट आ रहा है। क्लियर है, इन वायो बॉडी के अंदर, पहले सेल बाहर में कर रहे थे, अब बॉडी के अंदर, किसके बॉडी, ह्यूमन बॉडी में नहीं, पहले माइस में करें। क्लियर, तो माइस में करने के बाद वहां जो रिपोर्ट अच्छा आता है, हो सकता है इस 5 में से कोई 2 अच्छा, ज्यादा अच्छा था, और बाकी 3 अच्छे थे, लेकिन साइड इफेक्ट भी आ रहा था उनका, तो इन 3 को कैंसिल कर दिया जाता है। फिर ये 2 को आगे बढ़ाते हैं, उसमें फिर वॉलंटियर में ट्रायल होता है। वॉलंटियर में देखेंगे कि एक दवाई बहुत ज्यादा अच्छा है, उसका बिल्कुल साइड इफेक्ट एकदम कम है, जबकि दूसरा दवाई अच्छा है लेकिन थोड़े साइड इफेक्ट आ रहे हैं, तो दूसरा नंबर भी कैंसिल, 1 नंबर आगे पास हो जाएगा रिपोर्ट उसका। क्लियर, ऐसे ट्राई होता है केमिकल का भी। क्लियर पॉइंट। तो केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के लिए भी आप ट्रांसजेनिक एनिमल्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट है आपको ट्रांसजेनिक एनिमल्स में याद रखना है। और एक पॉइंट आपको याद रखना है कि 95% जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है वो कौन है, माइस है। सबसे ज्यादा आज तक हमने क्या बनाया है, माइस ही बनाया है ट्रांसजेनिक, और ज्यादातर रीजन इसका यही है, ये सभी प्रोडक्ट लगभग माइस में हम यूज करते हैं। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। कुछ गोल्डन पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, ये स्पेशल पॉइंट्स समझो। जैसे कि फर्स्ट ट्रांसजेनिक माउस, जो पहला ट्रांसजेनिक माउस हमने बनाया था, उसको हम बोलते हैं सुपर माउस। क्यों बोलते हैं, उसमें हमने ह्यूमन ग्रोथ फैक्टर का जीन एक्सप्रेस करवाया था। किसका जीन एक्सप्रेस करवाया था, ह्यूमन ग्रोथ फैक्टर। ये वही ग्रोथ फैक्टर है जो हम छोटे थे तो उसे बड़े होने में हमको हाई मतलब ग्रो होने में, ग्रोथ होने में हेल्प करता है। वही ग्रोथ फैक्टर, ह्यूमन ग्रोथ फैक्टर एक्सप्रेस करवाया था किसमें, माइस के अंदर। अब वो ग्रोथ फैक्टर माइस में एक्सप्रेस हुआ तो माइस भी एक बड़का हो गया, बड़ा सा माइस हो गया, फूल गया है वो ग्रोथ फैक्टर से। क्लियर है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं एनलार्ज, बड़ा माउस था, उसका नाम दीजिए सुपर माउस। क्लियर है, ठीक है, सुपर माउस नाम दीजिए। याद रखोगे ह्यूमन ग्रोथ फैक्टर HGF को एक्सप्रेस करवाया था माइस में पहली बार। और एक पॉइंट याद रखोगे, ये स्पेशल पॉइंट, एक जैसे आप कुछ सुने होंगे, जैसे कि जो डीजल पेट्रोल है बेटा, ये समुद्र के रास्ते से बड़े बड़े टैंकर में आता है, और कभी कभार समुद्र में डिस्टर्बेंस आया, कुछ भी आया, प्रॉब्लम हुआ, टैंक कभी कभार पलट जाते हैं और पूरा डीजल ऑयल पूरा कहाँ चले जाता है, पानी में चले जाता है। अब वहाँ पे रहने वाले मछलियाँ, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, उससे हार्मफुल। ऑयल्स मीन्स हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन को डाइजेस्ट करना इतना ईजी नहीं है। पेट्रोल डीजल हम पी के बचा सकते हैं क्या, नहीं है ना, डाइजेस्ट करना इजी नहीं। वहाँ पे जो लोकल रेसिडेंट्स फिशेस हैं, वहाँ जो एनिमल्स हैं, वो उनको क्या होता है, डैमेज होता है। अब इस ऑयल जो गिरा है उसको क्लियर करना भी बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसके लिए इंडियन साइंटिस्ट थे बेटा, इंडियन साइंटिस्ट, बंगाल के, वेस्ट बंगाल के आनंद चक्रवर्ती, है ना, आनंद चक्रवर्ती, यूएसए में जाके काम कर रहे थे आनंद चक्रवर्ती। इन्होंने एक बैक्टीरिया डेवलप किया जो कि हाइड्रोकार्बन को, ऑयल को भी खा सकता था, डिग्रेड कर सकता था, उसको भी तोड़ के सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर सकता था। ऐसा एक बैक्टीरिया डेवलप किया, और उस बैक्टीरिया में जो उन्होंने डेवलप किया उसको हम बोलते हैं सुपर बग, ऑयल ईटिंग बग, जो कि हाइड्रोकार्बन डिग्रेडेशन करता है।
या फिर इसको स्पेशल नाम दिया सुपर बग। इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैक्टीरिया का नाम यहाँ पे याद रखोगे स्यूडोमोनास प्यूटिडा। स्यूडोमोनास प्यूटिडा ये बैक्टीरिया, और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? सुपर बग बोलते हैं। आप डायरेक्ट पूछ सकता है कि सुपर बग किसको बोलते हैं? स्यूडोमोनास प्यूटिडा को बोलते हैं। किसने डेवलप किया था? आनंद मोहन चक्रवर्ती, है ना, आनंद मोहन चक्रवर्ती ने डेवलप किया था ये सुपर बग विच इज एबल टू ईट ऑयल। ऑयल मतलब क्या होता है? हाइड्रोकार्बन्स। ऑयल किसके बने होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स के बने होते हैं। तो उसको डिग्रेड करने का कैपेसिटी है इनके पास, सुपर बग के पास। क्लियर है? तो इतना पॉइंट आप याद रखोगे। इसके आगे आपके पास चैप्टर का लास्ट पोर्शन आप मूव कर रहे हैं, वहां पहुंच रहे हैं, और वहां पे आपको कुछ कहानियां दिया हुआ है, एथिकल इशू दिया हुआ है। एथिकल इशू मींस मोरल इश्यूज, क्या क्या दिक्कत आ सकता है ऐसे टेक्नोलॉजी से। क्लियर है? अब इसको मैं आपको कुछ जो लिखने का है मैं लिख दिया, मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ पे जितना भी स्टोरी है वहां पे लिखा हुआ है, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना। एथिकल इशू, जैसे मान लो कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी से हम अलग अलग ट्रांसजेनिक एनिमल बना रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बना रहे हैं, मन चाहा कोई कुछ भी बना सकता है, कोई भरोसा नहीं है। टेक्निक तो है, जीन काटना है, इधर डालना है, कुछ भी बनाने लग गए लोग, है ना। ट्रांसजेनिक माइस बना दिए। आप देखो एक क्रिस बोल के पिक्चर देखे होगे, ऐसा कई सारा हॉलीवुड पिक्चर देखे होगे, उसमें एक काया बना दिया, वो एक ऐसा जीभ वाला बना दिया। आप देखो ब्लड मिक्स कर रहा था, जीन मिक्स कर रहा था, क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उनका। क्या ये वैलिड है? क्या ये मोरली सही है ऐसा करना? नहीं, है ना। ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है। हो सकता है कि कल दिन ऐसा बना दिया कि जो ह्यूमन से भी ज्यादा खतरनाक है, ह्यूमन को ही मारने लग गया, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए खतरा साबित हो गया दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए, ऐसा कुछ मॉडिफाई करके हमने बना दिया, तो वो गलत हो जाएगा। तो इसके लिए इसके ऊपर चेक रखना भी बहुत जरूरी है। रेगुलेशन बनाना, उसके लिए नियम कायदे लॉ बनाना भी बहुत जरूरी है, और ऊपर एक अथॉरिटी होना चाहिए गवर्नमेंट का जो ऐसा चीजों पे ध्यान रखे, और ये सब चीजों पे कौन सा चीजों को बाहर रिलीज करना है मार्केट में, किसको परमिशन देना है नहीं देना, ये सब चीजों पे ध्यान रखें। तो इन एथिकल बातों को ध्यान देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बना के रखा है जिसका नाम है GEAC। ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। जेनेटिक इंजीनियरिंग से आप क्या बना रहे हो, किस टाइप का जीएम क्रॉप बना रहे हो, ट्रांसजेनिक एनिमल बना रहे हो, उसका मेथड क्या है, क्यों बनाए, कैसे बनाए, ये सब कुछ रिपोर्ट आपको लिख के इस कमेटी को देना पड़ेगा। फिर ये कमेटी डिसाइड करेगा वेदर इट इज फाइन और नॉट, क्या सही है कि नहीं है ना। क्या वो उसको मार्केट में या फिर एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम में रिलीज कर सकते हैं, क्या उसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं पड़ेगा कहीं, ये सभी रीचेक ये कमेटी करेगा। अगर इनको कुछ भी लगता है कि ये नहीं वैलिड नहीं है, इसमें खतरा हो सकता है, दूसरे क्रॉप को डैमेज हो सकता है, तो उसको रिलीज नहीं किया जाएगा। इट कैन नॉट बी यूज्ड एट ए कमर्शियल स्केल, फार्मर लेवल में किसान उसको यूज नहीं कर सकते, या फिर कमर्शियल लेवल में उसको यूज करने का परमिशन नहीं मिलेगा। अगर सब कुछ सही निकला तभी परमिशन मिलेगा। क्लियर है? ऐसे ही जैसे आप देखे थे बीटी कॉटन एग्जांपल देखे थे, है ना, तो ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग करके बना हुआ है। तो बीटी कॉटन 2002 में इंडिया में परमिट किया गया। उसके अलावा बीटी ब्रिंजल ये वो बहुत सारे बीटी बना चुके हैं, लेकिन सबको अलाउ नहीं किया गया। क्लियर है? ऐसे कई सारे हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाए हैं, बट सबको अलाउ नहीं किए हैं। ठीक है, ये कमेटी है, याद रखना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। दिस लुक्स इनटू द मैटर ऑफ जेनेटिकल मॉडिफिकेशंस, है ना, उनके वैलिडिटी, उनको इशू करना है नहीं करना, सब मैटर को देखने के लिए ये कमेटी है गवर्नमेंट का, GEAC। आगे देखते हैं। फिर एक बात आपको समझना है कि बायो पैटेंट, पैटेंट मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो। पैटेंट मतलब ये होता है कि जैसे मैंने कोई एक नया इन्वेंशन किया, यार ये केमिकल को इस केमिकल से मिलाएं तो ऐसा कुछ होता है, ऐसा ज्वालामुखी जैसा बनता है, ऐसा कुछ एक नया इन्वेंशन किया। इस नए इन्वेंशन को मेरे को पूरा लिख के एक पेटेंट ऑफिस होता है गवर्नमेंट का, वहां दिखाना पड़ेगा। फिर वो चेक करेंगे क्या ये पहली बार डिस्कवरी हुआ है, इससे पहले कभी ऐसा डिस्कवरी नहीं हुआ है, नया इन्वेंशन है, एकदम नया है, नोवेल है, तो आपके नाम पे उसको क्या कर देंगे, पेटेंट कर देंगे। क्लियर है? जैसे डॉक्टर उमेश गोयल है ना, मेरे नाम पे मान लो क्या हो गया, वो पेटेंट हो गया। अब वो प्रोडक्ट को, सेम प्रोडक्ट को कोई कंपनी आगे जाके क्या करना चाहता है, मार्केट में बेचना चाहता है,
तो वो मेरे बिना परमिशन के वो बेच नहीं सकता है उसको। वैसा मार्केट में बना के बेच, उसको कुछ भी करना है। इस प्रोडक्ट को जो ये मैंने बनाया था, जिस मेरे नाम पे पेटेंट है, इस प्रोडक्ट को किसी को भी यूज करना है तो विदाउट माय परमिशन नोबडी कैन यूज इट। उसका कमर्शियल यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते, मेरे से परमिशन लेना पड़ेगा। कंपनी मेरे पास आएगी बेटा और मेरे से डील करेगी कि सर ये जो आपका प्रोडक्ट है ये बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, इसको हम मार्केट में बना के बेचना चाहते हैं, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया सब जगह बेचेंगे और करोड़ों में कमाएंगे, अरबों में कमाएंगे, 30% आपको, है ना। तो मैं बोलूँगा नहीं 30 नहीं, मेरे को 40 चाहिए। तो बोलेंगे 35, फिर 38, है ना, समझ रहे हो ना बात को। फिर वैसे करके क्या हो गया, डील हो गया, 39% में डील हो गया। तो वो अगर 1 करोड़ कमाते हैं तो उसमें से 39 लाख मेरे को मिल जाएगा। क्लियर? पैटेंट, इसको बोलते हैं पैटेंट। सही है। बायो पैटेंट क्या लिख रहे हैं, देखो, ए पेटेंट राइट, राइट मतलब अधिकार, ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू इन्वेंटर। इन्वेंटर कौन? जिसने ढूंढा है, जिसने इन्वेंट किया है ना। इन्वेंटर टू प्रिवेंट अदर फ्रॉम कमर्शियल यूज ऑफ हिज इन्वेंशन। उसके इन्वेंशन को कमर्शियली कोई और ना यूज कर ले, उसके लिए पेटेंट दिया जाता है। अगर वो बायोलॉजिकल मटेरियल पे है तो बायो पेटेंट बोलते हैं उसको। क्लियर पॉइंट? ठीक है। तो आप याद रखोगे, राइट, पेटेंट राइट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द इन्वेंटर सो दैट अदर पर्सन कैन नॉट यूज दिस विदाउट द परमिशन ऑफ इन्वेंटर। ये है बायो पेटेंट। अब बायो पेटेंट से बेटा बहुत सारा नुकसान भी हुआ कई, है ना। कैसे नुकसान हुआ देखो, जैसे इंडिया है, अफ्रीका है, जो बेटा डेवलपिंग कंट्री है, अंडर डेवलप्ड है, जिनका विकास ठीक से नहीं हुआ है, ऐसे कंट्री में क्या है बेटा, ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत है। आप देखो हमारे कंट्री में दुनिया भर का आयुर्वेदिक, नीम पत्ती से ये हो जाएगा, ये सांप काट दिया, क्या तो पत्ती तोड़ के लाए, रगड़े बनाए, चटनी बना के लगा दिए, ठीक हो गया, है ना। कई प्रकार का आयुर्वेदिक, अश्वगंधा से लेके ये वो, दुनिया भर का बबूल से लेके, है ना, डाबर रेड, ये रेड, वो रेड, है ना। तो ऐसा नॉलेज बहुत है हमारे पास, वैल्यू बहुत है। कई ऊपर से चरक संहिता, है ना, मतलब एक से एक डाटा लिखा हुआ है, बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा हुआ है। लेकिन बड़े देशों में जैसे कि यूएसए, बड़े कंट्री में इनका विकास तो बहुत हो गया है, इंडस्ट्री बहुत है, फाइनेंशियली रिच है, पैसा भी बहुत है, लेकिन ये नॉलेज नहीं। क्लियर? तो ऐसे कंट्री क्या करते हैं बेटा, ऐसे कंट्री के मल्टीनेशनल कंपनियां, जो बड़े बड़े कंपनियां जो कई देशों में हैं, ऐसे कंपनियां और ऐसे देश वाले क्या करते हैं, हमारे नॉलेज को चुरा लेते हैं। ये नॉलेज हमारा है, इसको चुरा ले। जैसे कि हल्दी, हल्दी हम बोले कि एंटी कैंसर होता है, एंटी वुंड होता है, घाव लगता है, हल्दी लगा देते हैं। एंटी वुंड प्रॉपर्टी होता है, एंटी माइक्रोबियल होता है। उन्होंने क्या किया, हल्दी से निकाला कुरकुमीन और बोला कि ये कुरकुमीन हमारा है, उसने अब तक पेटेंट ले लिया। किसने? ऐसे बड़े कंपनी, जबकि ये नॉलेज किसका है, हमारा। पेटेंट किसने लिया? उनसे। अब हमको अगर अब हमको कुछ बनाना है हल्दी से, तो हमको उनसे परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि पेटेंट उनके पास है ना, कि भैया हम ये बनाना चाहते हैं। चीज हमारा है, परमिशन हमको लेना पड़ रहा है उल्टा, क्योंकि पेटेंट उन्होंने ले लिया। क्यों? क्योंकि हम अंडर डेवलप्ड थे, हमारे पास इतना रिसर्च फैसिलिटी नहीं था कि हम उस पर रिसर्च करके एक बढ़िया से डाटा बना के खुद पेटेंट कराते। सही बात है, हमारे पास इतना पैसा नहीं था, हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट चीजें नहीं थी, तो हम रिसर्च नहीं कर पाए और उस पर अपना पेटेंट नहीं ले पाए। और वो बड़े लोग देखे कि अरे बढ़िया बढ़िया चीज दिख रहा है, अपना उसको रिसर्च किए, उसके नाम पे उन्होंने अपना पेटेंट ले लिया। क्लियर है? अब वो उसको मार्केट में कई देशों में बेच रहे हैं, प्रोडक्ट हमारा, नाम उनका, और बेच वो रहे हैं, कमा वो रहे हैं, और हमारे पास क्या है, ठेगा, कुछ नहीं। सही है? तो यही चीज है, ये बराबर एनसीईआरटी में इसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है बेटा, है ना, एकदम सेम टू सेम। एक एग्जांपल और दिया हुआ आपको बासमती राइस का। किसका दिया हुआ है? बासमती राइस का। आपको क्या बता रहा है स्टोरी में, देखो कि इंडिया में 2 लाख से ज्यादा वैरायटी है राइस का, धान का 2 लाख से ज्यादा वैरायटी है। अपन 4-5 जानते होंगे, दुबराज, है ना, एचएमटी चावल, है ना, फिर कृष्णा, ये वो सुगंधित वाला, सादा वाला, मोटा वाला, है ना, ऐसा टाइप जानते हो। ऐसे 2 लाख वैरायटी है। उसमें से बासमती राइस के बारे में बात करें तो 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी है, जिसका डॉक्यूमेंट भी मिल जाएगा नाम के साथ आपको। 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी किसका है? बासमती राइस का। और बासमती राइस अपने खुशबू और स्वाद के लिए फेमस है, फ्लेवर
के लिए फेमस है एंड एरोमा के लिए फेमस है। एरोमा एंड फ्लेवर मतलब खुशबू एंड स्वाद के लिए फेमस है बासमती राइस। 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी इंडिया में है, क्लियर है। और इस बासमती राइस का ऐसे एंशियंट कथाओं में, बड़े बड़े कथाओं जैसे रामायण महाभारत ऐसे कई कथा होते हैं ना, बड़े बड़े फोक, बड़े बड़े पुराने पोएम्स, कविता, ऐसे कई पुराने लाखों वर्ष पुराने वाले कविताओं में, कथाओं में बासमती राइस का उल्लेख भी है, लिखा हुआ भी है इंडियन वाले में। ऐसे राइस को, बासमती राइस को 1997 में, अभी कितना है 27 साल करीब हुआ होगा बस, 1997 में एक अमेरिकी कंपनी ने अपने नाम पे पेटेंट करवा लिया। अपने नाम पे क्या करवा लिया? पेटेंट करवा लिया। किसको? बासमती राइस को। क्या किया उन्होंने? देखना, उन्होंने बासमती राइस लिया जो इंडियन फार्मर्स जो जनरली वो लोग उगाते रहते हैं, वो वाला बासमती राइस लिया और वहां जाके अपना एक सेमी डॉर्फ वैरायटी दूसरे एक वैरायटी से क्या करा दिया? क्रॉस करवा दिया। क्रॉस करा के हाइब्रिड बना दिया, नया बासमती राइस बनवा दिया और बोले कि ये हमारा एक नया वैरायटी है, इस पे पेटेंट दे दो। अमेरिका ने इस पे कंपनी इस बासमती वैरायटी क्या दे दिया? पेटेंट भी दे दिया कंपनी। किसने? अमेरिका कंट्री ने पेटेंट दे दिया। अब ये बासमती राइस का पेटेंट किसके पास है? इनके पास है। अब ये दुनिया में बासमती बेच रहे हैं, जर्मनी भेज रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं, सब जगह भेज रहे हैं। अरे भारत को भी बेच दे रहे हैं कभी कभार। सोचो, राइस हमारा, पेटेंट उनका, और दुनिया में बेच रहे हैं वो। हम ही नहीं बेच पा रहे हैं, राइस ही हमारा बासमती, हम ही किसी कंट्री को नहीं बेच पा रहे हैं क्योंकि पेटेंट उसके पास है। अगर मैं ऐसा बेचा किसी को मैं, तो वो मेरे पे कानूनी केस डाल देगा अमेरिका। क्लियर है? तो ऐसे बड़े कंपनी वाले, ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज जहां पे फाइनेंशियली रिच है बेटा, वो क्या कर रहे हैं? आपको चीट कर रहे हैं। आपके बायो रिसोर्सेस आपका है। ये बासमती राइस हमारा था, हमने बोला ना, इसका उल्लेख लाखों साल पुराने ग्रंथों में तक मिल जाएगा। ऐसा 27 डॉक्यूमेंटेड, इनके पास तो एक है, हमारे पास 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी है बासमती का। रेगुलर हम खा पी के ऐसे अलग अलग वैरायटी का दुनिया भर का खा लिया, सही है। और इनको डॉक्यूमेंट करके उसको बेच रहे हैं कई कंट्री में, उससे कई मुनाफा कमा रहे हैं। और आपको क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं, ठग दिया आपका रिसोर्सेस, आपका ट्रेडिशनल वैल्यू, नॉलेज आपका यूटिलाइज वो कर रहे हैं, है ना। तो ये पेटेंट से क्या है, कई लोगों में गुस्सा भी जागृत हुआ। और ऐसे ही पूरा एनसीईआरटी बोल रहा हूँ मैं, सेम टू सेम। और ऐसे ही हम सतर्क नहीं रहे, अभी भी हम सतर्क नहीं रहे, ऐसा ही चलता रहा तो वो हमको ऐसे ही लूटते रहेंगे। ऐसा एनसीईआरटी कह रहा है ना, और बिल्कुल सही कह रहा है। क्लियर है? और ऐसे ही चलता रहा तो सब कुछ ही चलते रहेगा। और ये जो चोरी वो कर रहे हैं, इसी के लिए आपको एक टर्म दिया हुआ है, बायोपायरेसी। बायोपायरेसी, बायोपायरेसी, बायो मतलब जैव, पायरेसी मतलब चोरी। आपके बायो रिसोर्सेज का अनऑथोराइज्ड मतलब बिना परमिशन के, विदाउट परमिशन, अनऑथोराइज्ड मटेरियल आपका है, उसको वो पेटेंट करा के आपको बिना कोई कंपनसेशन दिए, है ना। ऐसे नहीं कि आपसे परमिशन ले लिए, ठीक है, या फिर परमिशन नहीं लिए तो आपसे हमने 1 करोड़ कमाया, चलो 40 लाख आप रख लो, ऐसा भी नहीं, कंपनसेशन भी नहीं दे रहे, विदाउट कंपनसेशन, है ना, इनजस्टिस कर रहे हैं। और उसी को हम क्या बोलते हैं? बायोपायरेसी। बिना परमिशन के अनऑथोराइज्ड एप्लीकेशन, यूसेज ऑफ द बायो रिसोर्सेज यूज करना किसी और कंट्री का, और उससे मुनाफा कमाना, एंड अपने जो भी कंट्री है उसके जो पीपल जिसका कंसर्न है, जिनका वो था, उनको कंपनसेशन नहीं देना। यही क्या कहलाता है? बायोपायरेसी। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए कि कई घाटा हो रहा है, ऐसे कई कंट्री ऐसा कर रहे हैं, इन्हीं सब चीजों को देखते हुए इंडिया ने अभी अपना जो पेटेंट बिल है, अपना भी इंडिया ने भी 1990s के बाद ये सब समझ में आया कि ये सब चीज हो रहा है। ऐसा ही सिर्फ ये तो बासमती का कहानी, हल्दी का, नीम का, टर्मरिक, टर्माइन, ऐसे कई बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं इंडिया के, अश्वगंधा, है ना, ऐसे कई चीजें हैं जिनको ऐसे पेटेंट कर करके हमको लूट रहे थे। ठीक है, तो ऐसे चीजें कई कंट्रियों को, जैसे इंडिया को भी, ऐसे और भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनको भी ये बात समझ में आई कि
कि ऐसा चीज़ें हो रहा है और इसको काउंटर करना चाहिए, इसको कंसीडर करना चाहिए और इसके खिलाफ कुछ नियम बनाना चाहिए, कुछ इसका उपाय करना चाहिए। तो इंडिया ने भी ऐसा उपाय करना चालू किया है। उन्होंने इंडियन पेटेंट बिल पे सेकंड अमेंडमेंट किया है ना, दूसरी बार बदलाव किया 1991 के आसपास, 2002 में शायद, है ना। क्या किया है, दूसरा बदलाव किया है और इमरजेंसी पेटेंट प्रोविजन को भी उसमें लागू किया। इमरजेंसी पेटेंट प्रोविजन, जैसे कोई भाई अब आपने कुछ एक डिस्कवरी किया, इन्वेंट किया, आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी इसका पेटेंट दो हमको, आप पूरा एप्लीकेशन बना के दे दिए, आप बोल रहे हो जल्दी से जल्दी पेटेंट दो, आप लेके बैठे मत रहो, आप 4 महीना में दोगे, तब तक पता लगा अमेरिका ने भी करवा लिया पेटेंट हमसे पहले। हम 4 महीने पहले फाइल जमा किए थे और इन्होंने अभी पेटेंट करवा लिया, हमारा ये ऑफिस में पड़ा हुआ फाइल। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इमरजेंसी पेटेंट प्रोविजन भी लागू किया पेटेंट बिल में कि अगर तुरंत देने का जरूरत है तो देना, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करो, फटाफट करो काम को। ऐसा इंडिया ने सिस्टम चालू किया, ठीक है। और साथ में क्या किया है, उन्होंने अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी फोकस करना चालू किया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। क्लियर है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ा रहे हैं, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट, अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, कई सारे यूनिवर्सिटी में रिसर्च हो रहा है ना। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। रिसर्च होगा तभी तो आप रिसर्च करोगे और उसका वैल्यू बताओगे और साइंटिफिक तरीके से होगा। खाली ऐसे बोल देने से नहीं होता है कि हल्दी से सर ये होता है, प्रूव करना पड़ेगा साइंटिफिक तरीके से, तब पेटेंट मिलेगा। ऐसे जाके पेटेंट ऑफिस में जाकर कल में खड़े हो गया, सर ये हल्दी जो है, ये जिंजर अदरक जो है, इसको यहाँ लगाने से ऐसा हो जाता है, ये पत्ती सर गांव से लाया हूँ, इसको रगड़ के लगाने से घाव ठीक हो जाएगा, क्या मान जाएंगे? आप एक्सपेरिमेंट करो साइंटिफिक रूप से, उसको पब्लिश करो, पेपर में लिखो, डाटा बनाओ, कितना ठीक हुआ, कितना नहीं हुआ, कितना दिन का घाव था, कितना दिन में ठीक हुआ, कितना दवाई लगाना पड़ा, उस पत्ती में क्या है ऐसा ढूंढो, उसको पूरा रिपोर्ट बनाओ, कौन सा केमिकल था पत्ती में ठीक हो गया ऐसा। क्लियर है। पूरा रिपोर्ट बनाओ, उसके बाद पेटेंट ऑफिस में जमा होता पेटेंट मिलेगा। क्लियर, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। आज का आपका ये क्लास खत्म हुआ और बायोटेक का चैप्टर भी खत्म हुआ। ये लास्ट पोर्शन में आपको ये 3 वर्ड याद रखना है, GEAC, बायो पेटेंट, बासमती राइस का एग्जांपल याद रखना है। आप याद रखना है कि इंडिया में 2 लाख वैरायटी है और 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी ऑफ बासमती है। 1997 में अमेरिकन कंपनी ने बासमती राइस पे पेटेंट लिया था। और कैसे पेटेंट लिया था, बासमती राइस को एक सेमी डॉर्फ वैरायटी से क्रॉस करवा के एक नया बासमती राइस बना लिया और उसमें पेटेंट लिया। तो याद रखो कि बासमती राइस को सेमी डॉर्फ वैरायटी, सेमी डॉर्फ मतलब ना तो छोटा है डॉर्फ है, ना बड़ा है, बीच का हाइट वाला एक राइस के प्लांट से क्या करा दिया, क्रॉस करवा दिया, एक नया बासमती, और इसी पे इन्होंने क्या किया, पेटेंट लिया। और ऐसे जो बायो रिसोर्सेज को बड़े बड़े कंट्री, मल्टीनेशनल कंपनी, डिफरेंट डेवलप्ड कंट्रीज हु आर रिच फाइनेंशियली, वो बायो रिसोर्सेज को अनऑथोराइज्ड, बिना परमिशन के, विदाउट द परमिशन ऑफ द पीपल कंसर्न और द कंट्री कंसर्न, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर मेकिंग कमर्शियल यूज। इसी को हम क्या कहते हैं, बायो पायरेसी कहते हैं। इतने टर्म को याद रखोगे, एक बार वो पीछे का पूरा कहानी एक बार देख लेना, सेम टू सेम जैसा आज पूरा लेक्चर हम लिए हैं वैसे ही लिखा हुआ है। क्लियर है। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। हम नेक्स्ट क्लास में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन एक नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, इकोलॉजी, है ना। तो इकोलॉजी में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, लेट्स मीट टुमारो।